यू वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल #BCC। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक कंटेंट प्रोवाइड कराने जा रहा हूं जो 2022 में प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, और उसमें से सेट F फर्स्ट पाली से लिया गया है। तो इसको बनाने का मेन पर्पस यही है कि अगर आप एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं तो आने वाला जो भी ईयर है 2023 में एग्ज़ाम देने जाइएगा तो बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आराम से बनेगा। मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट 5 पार्ट 6 तक एक एक करके सबको समझा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में अगर इंग्लिश मीडियम के अगर कोई स्टूडेंट है तो बता दे कि वृत्त सर्किल होता है और परिधि सर्कमफ्रेंस। यानी इस क्वेश्चन में एक सर्किल दिया हुआ है जिसका सर्कमफ्रेंस और एरिया दोनों इक्वल है। तो सर्कमफ्रेंस और एरिया दोनों इक्वल है तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr, सर्कमफ्रेंस का और एरिया का होता है πr²। बोला ये दोनों इक्वल है तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, r से स्क्वायर कटेगा क्योंकि r इंटू आर इज इक्वल टू r² होता है, तो इसलिए एक r से एक r कैंसिल हो गया। तो r इक्वल टू 2 डायरेक्ट बचा। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है, डायमीटर d पूछ रहा है। d बराबर होता है 2r, तो 2 गुना 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। ऑप्शन नंबर डी पर यह रहा आपका 4 इकाई 4 यूनिट्स इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताइए। यानी एक गोला है, एक स्फीयर है, बोला क्या उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम हमसे पूछा जा रहा है। तो गोले का आयतन बराबर होता है फार्मूला 4/3πr³, 4/3। पाई इसमें वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि ऑप्शन में हमें देखने से मालूम चल रहा है कि सब में पाई 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 लिखा हुआ है, तो इसलिए पाई यहाँ पर पाई की वैल्यू जो 22/7 या 3.14 होता है वो नहीं लेंगे, पाई को ऐसे ही छोड़ेंगे। और r³, तो r जो है सो क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है तो इसलिए 3 गुना 3 गुना 3 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि क्यूब है। एक 3 से एक 3 कैंसिल। अब 3 3 9 चौके 36 पाई, तो 36 पाई जो आया तो ऑप्शन नंबर बी पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक सर्किल है जिसका सर्कमफ्रेंस है 10 पाई, 2πr इज इक्वल टू 10 दिया हुआ आपको, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसमें भी पाई को ऐसा ही छोड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन में देखने से मालूम चल रहा है कि पाई हर जगह पर अवेलेबल है, इसलिए इसको भी छोड़ेंगे। तो 2 पंचे 10, तो r इज इक्वल टू 5 पाई आया। क्या है, वृत्त की परिधि 10 पाई है, 10 पाई है तो पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 5। अब इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है तो क्षेत्रफल होता है πr², तो इसमें पाई को पाई रहने देंगे। अब 5 इंटू 5, तो 5 25 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर अवेलेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी एक घनाभ है जो ब्रिक्स के टाइप का होता है बॉक्स, वो घनाभ का जो है ना लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ 8, ब्रेथ 6 और हाइट 5 दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव है इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है तो इसका पूछ रहा है कि विकर्ण बताइए, डायगोनल बताइए। तो इसका फार्मूला होता है l² + b² + h²। l² यानी कि 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 5, b² मतलब कि 6 और h 5। तो 8 8 64, 6 6 36, 5 25, सबका जोड़ कर 6 4 10 5 15 6 3 9 2 11 एक बार 125। 125 का हमें ये करना होगा वर्गमूल करने से जब इसका फैक्टर लेते 125 का, 25 पंचे 125, 5 25, 3 5 आया तो 2 5 रूट के बाहर हो जाएगा, बाकी 1 5 अंदर आएगा क्योंकि जिसका पेयर हो जाता है वो रूट के बाहर आता है, जिसका पेयर नहीं हो पाता वो रूट के अंदर ही होता है, स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो। इसलिए 5√5 जो है ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा है। 4 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या रेडियस है अगर उसका, तो अर्धवृत्त होता है कि वृत्त का आधा भाग, सेमी सर्किल इसका पूछ रहा है कि भाई अब ये बताइए एरिया। तो इसका रेडियस 4 cm दिया हुआ है तो इसका फार्मूला होता है 1/2πr²।
यानी पाई स्क्वायर का आधा। तो पाई का मान इसमें 22/7, रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ 4, तो 4 गुना 4 क्योंकि स्क्वायर है। अब 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 से 33, 1/2 पाई स्क्वायर। और 1/2 यहाँ बैठाना भी भूल गए, तो 1/2 लिखिए। तो 2 दूनी 4, ये इससे कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 117, 176/7 कैलकुलेशन करने के बाद मिला, जो ऑप्शन नंबर डी पर अवेलेबल है। अब 1 मिनट, अब बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसका इंग्लिश हो जाएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो दोस्तों इससे पहले इसके बारे में समझाते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता। एक माइनस वाला, यानी प्रायिकता कौन कौन नहीं हो सकता, वो यहाँ बता रहे हैं कि जिसका हर छोटा हो जाएगा वो प्रायिकता नहीं होगा। यानी प्रायिकता का होने का मतलब है कि जिसका हर बड़ा हो, या ये समझ लें कि वह भिन्न जिसको भाग देने के बाद, वह फ्रैक्शन जिसको भाग देने के बाद उसका वैल्यू 1 से अधिक नहीं आना चाहिए, 1 से अधिक नहीं आना चाहिए। 0.7 आ जाए, 0.8 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 0.91 आ जाए, 7/7 होके कट के 1 आएगा, तो लेकिन 1 से अधिक नहीं होने चाहिए। नंबर 1। दूसरा कि उसका वैल्यू माइनस में नहीं आना चाहिए, -3, -4 माइनस में नहीं आना चाहिए। तो प्रायिकता जो होता है वो 0 से बड़ी और 1 के बराबर तक हो सकती है। ये NCERT बुक क्लास 10th वाले में ऑब्जेक्ट, ये रिक्त स्थान में भी दिया हुआ एक प्रश्नावली है। तो पहला वाला देखिए लिखा हुआ 25% है, तो 25% का मतलब 25/100 हुआ। 25 से कहें 25, 25 चौके 100। तो ये तो प्रायिकता है। यहाँ पूछ रहा कौन नहीं है, क्योंकि हर बड़ा हो गया 1 से, तो डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर से बड़ी है, तो ये तो प्रायिकता है। 2/6 है, तो ये भी है, क्योंकि 2 या 6 काटने के बाद 1/3, ये भी प्रायिकता है। फिर सी ऑप्शन है 3/4, तो 3/4 जो है ये भी हर जो इसका बड़ा है 3 से, तो ये भी प्रायिकता है। 3/2 को देखिए, हर छोटा है, अंश बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा हो गया। वैसे भी 2 से 3 में आप भाग लगाइए तो 1.5 आएगा। जब 1.5 आ रहा है तो 1 से अधिक हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए यही प्रायिकता नहीं है। बाकी इसमें सब का सब प्रायिकता। क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन एक प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं है, कैन नॉट बी, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 के बराबर होता है, और इसमें न्यूनतम मान 0 हो सकता है और 1 के बराबर होता है। तो इसलिए अधिकतम मान तो 1 ही होता है, बाकी न्यूनतम कहा जा रहा है तो मे भी 0 हो सकता है। बाकी अगर आप इसके बारे में कन्फर्म है तो 0 से बड़ी 1 के बराबर होती है, माइनस तो होता ही नहीं है, तो न्यूनतम मान 0 हो सकता है। एक पासे को फेंका गया, पासा बोलते हैं डाइस को, जिस जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो होता है वो लुढ़कने वाला, तो वो पासा होता है डाइस। तो डाइस जो होता है वो घनाकार होता है, क्यूब होता है वो। तो उसमें 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित होती है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 से 6 तक जो संख्या अंकित होती है, तो उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विषम संख्या। तो 1 से 6 तक जो संख्या अंकित है उसमें विषम संख्या कौन कौन है। विषम संख्या किसे बोलते हैं, व्हाट इज द ओड नंबर। तो विच नंबर इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। यानी जो पूरी 2 से न कट पाए भाग लगाने पे, वही तो ओड होता है। तो पहला 1 है, दूसरा 3 है और 5 है, तो ये है विषम संख्या 1 3 5। वैसे भी इसमें बता दें कि चाहे विषम पूछे, चाहे इसके लिए क्वेश्चन में अभाज्य का पूछ ले, यानी प्राइम नंबर का पूछे, ओड नंबर का पूछे, इवन का पूछे, यानी सम, विषम या फिर अभाज्य, तीनों के लिए एक ही उत्तर आता है, क्योंकि 3 ही मिलेगा, है ना। अभाज्य भी ढूंढेगा तो 3 मिलेगा, 2 और 3 और 5 अभाज्य है, प्राइम नंबर है, उसमें भी 3 मिलेगा। सम भी ढूंढिएगा, यानी कि इवन भी ढूंढने पर आपको 2 4 6 तो 3 ही मिलेगा, और ओड भी 1 3 5 है तो 3 ही मिलेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पी बराबर ई के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। तो ई के अनुकूल परिणाम 3 मिल गया और कुल संभव परिणाम इसमें 6 है, तो 3/6 जो करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। इसका एक ही फार्मूला है कि ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, और एक है पी प्लस पी नहीं बराबर, जो कि अगले सवाल में दिख रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की क्या होगा। तो जीतने के लिए PE और हारने के लिए होता है PE डैश। तो फार्मूला होता है कि PE + PE डैश = 1, यानी होने न होने का जो प्रायिकता का जोड़ होता है वो 1 के बराबर। तो यहाँ जीत रहा है तो इसको PE के जगह पर रखेंगे और हारने का पूछ रहा है तो 1 में से माइनस करेंगे। 1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो 1.0 में से 0.7, 10 में 7 या 3, 0.3। अब 0.3 का आप ये बना लीजिए, भिन्न बना लीजिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन में तो है नहीं, तो फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, इसलिए 3/10 आंसर हो जाएगा। 3/10 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न के लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। यानी इसका इंग्लिश अगर आप लोगों को चाहिए, अगर कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर है कि 10 पर असल में कोई दूसरा सवाल है तो उसको अगले इसमें पार्ट में बनावेंगे, लेकिन 11 है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशंस x + 2y = 3 एंड 3x + ky = 9 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स यानी समपाती रेखाएं। तो समपाती होने के लिए एक फार्मूला है दोस्तों। समपाती होने के लिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऊपर हम रफ कर रहे हैं क्वेश्चन 10 के लिए कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर होना चाहिए C1/C2, यानी तीनों बराबर होना चाहिए इसमें समपाती के लिए। तो A1 क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट का, इक्वेशन फर्स्ट का सब x का गुणांक A1 होता है, y का गुणांक ये A1 हो गया, x का गुणांक 1 है यहाँ पर, ये A1 हुआ, ये 2 जो है वो B1 हुआ। इस 3 को इधर लावेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो ये C1 हुआ। उसी तरीके से ये 3 जो देख रहे हैं ये A2 हो गया, K जो है वो आपका B2 हो गया, और C2 जो है फिर इसको इस पर लावेंगे तो -9 हो जाएगा, तो C2 हुआ। आप कैलकुलेशन करिए, A1/A2 मतलब कि 1/3 बराबर B1/B2 यानी कि 2/K और C1/C2 -3/-9। तो इन्हीं दोनों में कैलकुलेशन करके देख लीजिए। 3 दूनी 6, क्रॉस गुना करने से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन = K = 6 आ चुका है। इसमें भी गुना करके देख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 का इसमें भी आ रहा वही 6, इसमें भी वही 6, तो +6 आंसर आ रहा है, +6। तो ऑप्शन नंबर डी पर है। अब 11-12 के लिए 1 मिनट वेट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² 3x - 12 के मूल हों तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि अल्फा बीटा मूल है, तो x² के गुणांक को a कहा जाता है, x का गुणांक b होता है, तो बाकी ये c होता है। तो अल्फ़ा + बीटा और -√3 = अल्फ़ा + बीटा -b/a -√3 माइनस क्वेश्चन का, माइनस फार्मूला का और माइनस क्वेश्चन का, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3√3 a जो है x² का गुणांक a है, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 यहाँ दे देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में ही -√3 दिया हुआ है, जिसके हर में 1 न हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3√3 में से √3 को घटा देंगे, भिन्न का घटाव करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके हर में 1 है। तो 3√3 में से 1√3 घटा देंगे तो 2√3 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। 3√3 में से 1 3 माइनस हो गया। अब 18 समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद क्या होगा। तो जितना भी पूछ ले, यानी जितना नंबर का टर्म पूछे उसका फार्मूला बना लीजिए आप। जैसे A14 पूछ रहा है तो A + 13D हो जाएगा। 15 पूछेगा तो एक कम कर दिया करेंगे, 14 तो यहाँ 13 लिखेंगे, 15 पूछेगा तो यहाँ पर 14 लिखेंगे, तो A + 13D। तो A जो है, A प्रथम पद को बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को, A इसमें 3 है, और D जो होता है वो सार्वंतर होता है, डिफरेंस होता है, 2 टर्मों के बीच का अंतर होता है। 2 टर्म का माइनस करने के बाद वो चीज़ आता है। तो इसलिए 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, या 11 में से 7 कोई घटा लो तो भी 4, तो 13 × 4 तो 13 × 4 52, 13 × 4 52 और 52 3 55 ऑप्शन नंबर बी पर। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, विच इज नॉट ए पी, विच इज नॉट ए पी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से कौन नहीं होगा। तो इसके लिए नियम आता है कि जिसका D1 D2 के बराबर न होता है ना, वही AP नहीं होगा।
बाकी अगर D1 D2 बराबर हो जाए, मतलब पहला सारावंतर दूसरे सारावंतर के बराबर हो जाए तो समांतर श्रेणी में होगा। अब देखिए, इसको अगर इससे हम घटावेंगे और इसको इससे अगर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कभी दोनों बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये AP में नहीं है। यहाँ सवाल पूछ रहा है कि कौन AP में है, तो ये नहीं है। अच्छा, इसको पहले वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, -6 और -8, तो माइनस +2 मिलेगा। A2 - A1, इसका A2 - A1 करिए तो -4 और -6, तो इसमें 6 में से 4 घटाने पर 2 आ रहा है। तो D1 बराबर हो गया D2 के, D1 D2 के बराबर हो गया, सारावंतर पहला दूसरा के बराबर हो गया। तो AP में यही होना चाहिए। वैसे इसको ट्राई कर लीजिए, 15 में से 5 घटाइएगा 10 मिलेगा, और 18 में से 15 घटाइएगा 3 मिलेगा, तो 10 3 के बराबर नहीं आएगा। इसको भी घटाने से बराबर नहीं आ सकता, D1 डजन D2। इसका आप ट्राई लेके देख सकते हैं, आधा में से 1 माइनस करिए तो आधा बचेगा, और 3/2 में से अब 1/2 माइनस करिए तो 3 - 1 बराबर 2, 2/1 बचेगा। तो ये भी D1 डजन D2 है। D1 बराबर D2 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो है कौन? यही है। अब वैसे बाई प्रूफ यहाँ देख ही लिए, इसमें 2 आया, इसमें 2 आया, तो AP में यही है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि AP 16, 11, 6, 1 और -4 का nवां पद बताइए। जैसे इसमें 14वां था तो 14 लिख दिए, लेकिन nवां बोल रहा है तो nवां के लिए फार्मूला क्या होता है? n = a + n - 1 × d। तो a प्रथम पद 16 दिया हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म जो है, a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो 16 है। बाकी n नहीं मालूम, n ही का निकालना है हमें, और d जो है वो घटाने के बाद आएगा। A2 - A1, 11 में से 16 घटावेंगे तो कितना आएगा? 5, या इसमें से भी घटा के देख लो ना, 11 में से 16 घटावेंगे तो -5 आ रहा है ना, 11 में से 16 तो -5 आएगा। जैसे 6 में से 11 घटावेंगे तो -5 आएगा। तो 16 प्लस माइनस 5n और माइनस प्लस 5, तो 16 5 21, 21 - 5n आ रहा है, 21 - 5n, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। एक बार फिर से ट्राई लेते हैं, प्लस माइनस 5n और माइनस, क्योंकि इस प्लस का यहाँ और यहाँ भी गुना होता है, फिर इस प्लस का यहाँ और यहाँ भी गुना होगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा। 16 5 21 - 5n। ठीक है, गलत लगे तो कमेंट में बताइए। sin 30 बटा cos 30, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन था और भी बहुत ज़्यादा टफ था, मतलब खूब लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए उसको छोड़ दिया। बाकी उसको भी अगले नेक्स्ट वीडियो में लेंगे ज़रूर, छोड़ेंगे तो किसी को नहीं लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आसान क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। सेट F का है, sin 30 और बट्टा cos 30 है। इसका कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। 21 नंबर का sin 30 है, तो sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। उसके बाद cos 30 जो होगा वो sin 60 के बराबर होता है, √3/2। अब cot 30 जो होता है वो tan 60 के बराबर √3 होता है उसका, sin 0 sin 30 1/2। ठीक है, तो 1/2, ये 2 जाएगा ऊपर क्योंकि डिवाइड में है, √3, और ये तो गुना में पहले से है बाहर में, तो सब गुना में, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो बच गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। मान सारणी से वैल्यू बैठाने के बाद आंसर निकाल लेंगे आराम से। अगर आपको यहाँ कुछ वैल्यू में गड़बड़ होगा तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से तो ये सही है। तो आज का इतना ही क्वेश्चन रहा, फिर नए कंटेंट के साथ अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।